नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम साप्ताहिक संवाद में। देवभूमि उत्तराखंड, जहां की हर सुबह शंखनाद के साथ होती है। यहां देश और दुनिया आस्था के साथ जुड़ते हैं, लेकिन एक प्रश्न है जिससे पूरी दुनिया जूझ रही है और यही प्रश्न उत्तराखंड के समक्ष भी खड़ा है। जी हां, जिस तरह पूरा विश्व इस वक्त नशे की लत से जूझ रहा है, ड्रग्स फ्री जो है सोसाइटी पूरा विश्व चाह रहा है, ऐसा ही कुछ उत्तराखंड भी चाह रहा है। इसीलिए हमने संकल्प लिया है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का, क्योंकि जब यह चुनौती बनकर उत्तराखंड के समक्ष पेश हुई है तो उत्तराखंड की देवभूमि जागी है और देवभूमि उत्तराखंड से ही प्रेरणा लेते हुए जो है यह संकल्प लिया गया है। और ड्रग्स फ्री उत्तराखंड कैसे बनेगा, कौन है वो लोग जो सामने आकर इस पर कार्य कर रहे हैं, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं एसएसपी एसटीएफ श्री नवनीत सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। नमस्कार, मैं नवनीत सिंह, एसएसपी एसटीएफ एवं एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं समाज सेवी, शिक्षाविद और नशे के खिलाफ आवाज उठाने वाले श्री ललित मोहन जोशी जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। और सबसे पहला प्रश्न एसएसपी एसटीएफ श्री नवनीत सिंह से जानना चाहेंगे। सर, ये बड़ा प्रश्न है, देवभूमि उत्तराखंड है, संकल्प हमने ले लिया है ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का, कैसे हम इस पर कदम आगे बढ़ा रहे हैं और वो कौन सी चुनौतियां हैं जो इस वक्त आपके सामने आ रही? जैसे कि उत्तराखंड में जैसे देहरादून हमारी कैपिटल सिटी है, बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, 1.5 लाख से ऊपर जो है यूथ जो स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं, बहुत सारे अन्य राज्यों के स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये हॉटस्पॉट बन जाता है अपने आप ड्रग्स का। तो इसमें जो पैडलर्स हैं और ड्रग का एब्यूज़ करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है और ये हमारे लिए एक चैलेंज है। और इसके लिए स्टेट में फिर 3 टियर जो है एनटीएफ का स्ट्रक्चर बनाया गया है। जैसे स्टेट लेवल पे हम लोग एनटीएफ को हेड करते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, थाना लेवल पे। एनटीएफ मींस कि एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स। ये ऐसी टास्क फोर्स है जो कि सिर्फ नशे को बेचने वाले, नशे की सप्लाई करने वाले इस जो कार्टल्स हैं इन पे कार्रवाई करने के लिए है। जी, और एक प्रश्न और जानना चाहेंगे कि हम हर बार देखते हैं कि एक खास पैटर्न जो है अपनाया जाता है ड्रग्स पेडलर के द्वारा, और इन सालों में हमने कई जो है चेंजेस भी देखे हैं इसमें, तो वो एक बड़ी चुनौती भी है एसटीएफ के समक्ष या उत्तराखंड पुलिस के समक्ष। एग्जैक्टली पहले जो ट्रेंड्स होते थे वो जनरली जो नेचुरल ड्रग्स हैं उनकी मार्केट होती थी। जैसे कि पहाड़ों से मैदानों की तरफ चरस या गांजा आता था, जो कैनाबिस प्लांट है जिससे कि गांजा या भांग या चरस बनती है, सुल्फा बोलते हैं जिसको। और मैदानों से पहाड़ों की तरफ या फिर और प्रदेशों से हमारे यहाँ स्मैक आती थी, हेरोइन जिसको हम लोकली स्मैक बोलते हैं। और बहुत कम क्वांटिटी में यहाँ पे कोकेन भी पकड़ी गई है। लेकिन अभी जो रीसेंट ट्रेंड्स हैं इसमें जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं, जैसे कि ट्रेमाडोल टैबलेट है, बेसिकली तो वो पेन किलर है लेकिन उसका अब्यूज़ हो रहा है। उसके अलावा एमडीएमए हो गया, एटीएस हो गया, एक्सटेसी है, या फिर कोडीन जैसे सिरप है, कफ सिरप है, वो इस प्रकार की ड्रग्स जो हैं ये मार्केट में इनका एलएसडी इनका प्रचलन तेज़ी से बढ़ा है। और ये सब सिंथेटिक हैं और लैब में मैन्युफैक्चरिंग होती है। और इसको जो क्रिमिनल्स हैं वो इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर करके इसको मार्केट में सप्लाई करते हैं। तो अभी वर्तमान में ये बड़ा चैलेंज हो गया है जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनके लिए। एक बड़ा चैलेंज आपके समक्ष है। साथ साथ आप हमारे साथ जो है ललित जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। ललित जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, एक समाज सेवी के समक्ष एक बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि आपके समक्ष युवा भी जुड़ते हैं, कई लोग जुड़ते हैं, परिवार जुड़ते हैं, उनको ये समझाना कि नशे की जो ये लत है पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। आपके समक्ष सबसे बड़ी चुनौती क्या आती है जब लोगों को आप समझाते हैं कि नशे से दूर रहना चाहिए? युवाओं को जब आप समझाते हैं, कहीं आप जाते हैं, किसी सेमिनार में जाते हैं, वहाँ बोलते हैं, तो कितनी चुनौती आपको लगता है कि नशा उत्तराखंड के लिए या फिर ये कहें कि पूरे भारत के लिए? देखिए, उत्तराखंड के लिए नहीं, मैं तो कहूँगा कि नशा आज एक आतंक का रूप ले चुका है पूरे विश्व के लिए। लेकिन हम अपने देश की बात करें और देश की बात करने से पहले अपने राज्य की बात करें तो मुझे लगता है कि आज के टाइम पे हमें अपने देवभूमि उत्तराखंड के बच्चों को बचाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि देवभूमि वीरों की भूमि कहा जाता है और हर घर का एक परिवार का सदस्य कोई ना कहीं आर्मी से या डिफेंस से जुड़ा हुआ है।
और हमारे बच्चों के अंदर भी जोश है कि उन्हें डिफेंस में जाना है। लेकिन अभी जो पिछले 1-1.5 दशक से नशा एक फैशन के रूप में, एक अट्रैक्शन के रूप में, एक पैशन के रूप में, यानी कि जो टीनेजर विशेषकर 8 to 12 यानी कि 13 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चा, क्योंकि जनरली जब हम लोगों ने बच्चों के बीच में कार्यक्रम चलाए तो मुझे लगता है कि प्रिवेंशन लेवल इस टीनेजर के लिए बेटर है। हम अगर बच्चों को ये समझाने में सफल हो गए कि हमारा जो परिवार है, हमारे माँ बाप की जो आयु है वो दीर्घायु में बदल सकती है अगर बच्चा ठीक है। अगर हम अपने देश के लिए सच्ची सेवा करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम आर्मी में ऑफिसर्स बने, हम समाज के अंदर, भारत के अंदर भी एक ऐसी फौज बना सकते हैं जो व्यसन मुक्त रहेगा, जिसका फिजिकल, जिसका मेडिकल अच्छा हो। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जैसे हमारे अभी नवनीत सर ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और एक कहीं ना कहीं चैलेंज है, उसी समय अगर स्कूल, समाज, माँ बाप, संस्थान ये एज ए वॉलंटियर आए, एज ए वॉलंटरी ये सोचे कि हमें बच्चों की परसेंटेज पे नहीं, बच्चों की मॉरल एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, हमें पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा पे बात करनी चाहिए। बच्चे को दर्द होना चाहिए कि माता पिता कैसे पैसा कमाते हैं। जिस दिन बच्चे को ये महसूस हो गया कि मेरे कर्म, मेरा काम मेरे माँ बाप की आयु को दीर्घायु में परिवर्तित कर सकता है, अल्प आयु में कर सकता है, तो मुझे लगता है कि उस दिन वो बच्चा संवेदनशील होगा। और संवेदनशीलता तभी आएगी जब हम 6 to 12 के बीच में मॉरल वैल्यू और मॉरल एजुकेशन को देंगे। अगर मैं डिग्री कॉलेज की बात करूं या हायर प्रोफेशनल कॉलेजों की बात करूं तो मुझे लगता है कि उस लेवल के एज में 18, 20, 22, 24 साल के जो युवा है उनको समझाना एक बहुत बड़ा टफ टास्क है। तो मेरा जो पिछले 15 वर्षों का अनुभव रहा है तो वो यही रहा है कि हमें अगर बचाना है तो हमें टीनेजर पे फोकस करना चाहिए, हमें अपनी नई पीढ़ी को मोटिवेट करना चाहिए कि इस आतंक से हमें कैसे बचना है, अपने देश को कैसे बचाना है, आतंकवादियों को आज कैसे नशे से फंडिंग होती है, हमें वो सारी स्टोरी बतानी पड़ेगी। हमें अपने पुराने लोग जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दिया है उसको पॉजिटिवली बच्चों के बीच में रखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि हम कई हद तक सफल होंगे अगर नशे की डिमांड मार्केट से कम हुई, और वो डिमांड तभी कम होगी जब बच्चे अवेयर होंगे। जी, नशे की डिमांड और सप्लाई को कम करना होगा और उस पर बखूबी प्रहार किया जा रहा है एसएसपी एसटीएफ की टीम द्वारा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम देखते हैं कि जितने भी आपराधिक पृष्ठभूमि के जो लोग हैं वो ये समझते हैं कि उत्तराखंड एक सेफ हेवन है उनके लिए। अभी हमने देखा कि एक जो है अंतर्राष्ट्रीय गिरोह पकड़ा गया ठाणे से, जिसके साथ सीधे पिथौरागढ़ से जुड़ते हैं, चंपावत से जुड़ते हैं। आपके द्वारा जो है इस पूरे ड्रग्स तस्करों का भंडाफोड़ किया गया। पहले तो ये कितनी बड़ी चुनौती रही इस पूरे ड्रग्स का जो ये पूरा गिरोह चल रहा था उसको पकड़ना, और फिर जो उसके तार जो है महाराष्ट्र के ठाणे से जुड़ रहे हैं, कई जगह से जुड़ रहे हैं, इसको पूरा भंडाफोड़ करना कितना मुश्किल या आसान रहा एसटीएफ उत्तराखंड के लिए? देखिए, इस संबंध में ऑलरेडी केस रजिस्टर हो रखा है चंपावत में और एक नानकबता थाना उधम सिंह नगर में, और वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है। तो जो इन्वेस्टिगेशन से संबंधित चीज़ें हैं वो तो मैं आपसे अभी मतलब ओपनली डिस्कस करना उचित नहीं है, लेकिन इसमें ये बताऊंगा आपको कि 31 मई को थाने पुलिस से इनपुट मिला था हमको कि उनके यहाँ 3 मुकदमों में वांटेड कुछ नार्कोज हैं, ड्रग क्रिमिनल्स हैं, उनकी लोकेशन टनकपुर के आसपास है। और फिर उसमें हम लोगों ने काम किया और फाइनली थल थाना क्षेत्र जो पिथौरागढ़ है वहाँ पर एक पोल्ट्री फार्म के एक कमरे में एक लैब जो है वो बस्ट हुई और वहाँ पे प्रिकर्सर केमिकल्स मिले थे। और उस दौरान जो 6 क्रिमिनल्स थे, 3 पलिया के रास्ते, 3 बनबसा के रास्ते नेपाल भागे थे। पलिया वाले तीनों को पकड़ लिया था, इधर से निकल गए थे। और बाद में फिर इसको आगे डेवलप करके 5 किलो 688 ग्राम MDMA, जिसको मैथ बोलते हैं, एक्सटेसिव बोलते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए पर केजी है, वो बरामद हुई। और बाद में इसका जो मेन एक्यूज्ड है कुणाल, वो अरेस्ट हुआ और उसके कस्टडी से जो प्रिकर्सर केमिकल है वो नानकबता में बरामद हुआ, जिससे कि लगभग 12 करोड़ की ड्रग्स और बनाई जानी थी। तो ये कार्टेल पूरी तरह हम लोगों ने बस्ट कर दिया था। और इसके बेसिकली हाँ ये बात भी इसमें है कि इनकी जो मार्केट थी वो पुणे, मुंबई और नासिक और थाने ये थी, तो ये वहाँ सप्लाई करते थे। और इसमें 9 लोग ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं और इनके हम बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस पे अभी काम कर रहे हैं। जी, ड्रग्स पेडलर क्या है और कैसे इन सालों में जो है उनका स्वरूप बदल गया है
कौन कौन से लोग जो है उसमें शामिल हो रहे हैं, ड्रग्स का जो गिरोह है वो किस तरीके से संगठित तरीके से जो है इस अपराध को अंजाम दे रहा है, वो आपसे जानेंगे। लेकिन इससे पहले ललित जी आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया का जो प्रेशर है वो इस वक्त युवा को बहुत प्रभावित करता है और इसीलिए जो है नशे की तरफ उसका रुख ज़्यादा बढ़ रहा है, या आप मानते हैं कि सोशल मीडिया भी इसके लिए जिम्मेदार है? बिल्कुल, मैं सोशल मीडिया के साथ एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, साइबर क्राइम। जी। आज के जो टीनेजर यूथ है, विशेषकर सोशल मीडिया में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ नया करना चाहता है और हर व्यक्ति को आज समाज में एक दौड़ सी लगी है नेम और फेम की, और शॉर्टकट में एक पैसा कमाने का जरिया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप 2005 से पहले की चीज़ें देखेंगे और 2008, 10 और 10 से तो फिर बहुत सारी चीज़ें स्पीडली बढ़ी है, जब सोशल मीडिया एज ए फेसबुक के रूप में, इंस्टा के रूप में, रील्स के रूप में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बच्चे इन्फ्लुएंस होते हैं। कई बार बच्चा कोई अच्छी वीडियो दिख रहा है और उसी बीच में उसे कुछ ऐसी वीडियो मिल गई जिससे उस बच्चे का माइंड डाइवर्ट होता है। और जो ये ड्रग्स है, ड्रग्स में जो बड़े पेडलर हैं उनका एक टारगेट रहता है यूथ, विशेषकर जितने स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, हॉस्टल हैं, कैंटीन है, उसके आसपास में जो ड्रग पेडलर है वो अपने छोटे छोटे पेडलरों को भेजते हैं। पहले तो ये देखते हैं कि कौन यूथ आ सकता है, क्योंकि जो बच्चा सिगरेट पी रहा है, थोड़ा सा कूल दिखने के लिए बड़े बाल रख रहा है, कहीं ना कहीं एक उसकी अलग दुनिया है। और कई बार क्या होता है कि हम वास्तविकता से बड़े दूर रहते हैं और हमारा जो आज का युवा है सोशल मीडिया से जो जुड़ा है वो काल्पनिक जीवन में भी ज़्यादा जीता है। तो उस समय उन बच्चों को टारगेट करना बड़ा आसान रहता है, क्योंकि उनके अंदर पैशन होता है, अट्रैक्शन होता है, और अगर उनको वो चीज़ नहीं मिले जिसको वो पाना चाहते हैं, वो बच्चा डिप्रेशन का शिकार होता है। तो उसको उस पैशन को, उस डिप्रेशन को, उस अट्रैक्शन को और कुछ पाने की चाहत नशे की ओर ले जाती है। और जब पहली डोज पेडलरों के द्वारा उनको मिलती है वो फ्री में मिलती है, क्योंकि उस समय पेडलर भी चाहते हैं कि पहले एडिक्टेड बनाया जाए। अगर एक कॉलेज के 2 बच्चे मिल जाएं जो ड्रग्स लेने लग जाए, तो उसके बाद कब वहाँ का 50% बच्चा ड्रग लेने लग जाएगा वो न पेरेंट्स को पता चलता है और न कॉलेज को पता चलता है। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के साथ साथ अगर बच्चे को हम कॉलेज लाइफ हो या उससे पहले इन बातों को लेके चर्चा करें, जिस तरह से एड्स के बारे में खुली चर्चा होती है, टीबी के बारे में खुली चर्चा होती है, हम हर सामाजिक जो कुरीतियाँ हैं उसकी खुली चर्चा करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को अभी से ये बताना चाहिए कि हमारे शरीर का, हमारे परिवार का, हमारे जो माँ बाप के सपने हैं। देखिए, राष्ट्र का निर्माण तब संभव है जब राज्य का निर्माण होगा, राज्य का निर्माण तब संभव है जब गांव का निर्माण होगा, और गांव परिवार से बनता है। अगर हम अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, अगर हम अपने परिवार को नहीं रख पाए, और अगर इतनी भावनाएं बच्चे के अंदर आ जाए कि यार जो माँ बाप भूखे प्यासे या संघर्ष करके हमें पालते हैं, जो माँ बाप दूर रह के, मतलब मुझे लगता है कि हमारे पहाड़ों में 55-60 साल तक फौज में नौकरी कर रहे हैं, माँ बाप 2-2 साल तक बच्चों से मिल नहीं पाते हैं। बच्चे के अंदर ये भाव आ जाए कि कितना बड़ा त्याग हमारे माँ बाप हमारे बच्चों के लिए करते हैं, चाहे वो लेबरी करके अपने बच्चे को पाल रहा हो, चाहे वो प्राइवेट में काम कर रहा हो। ये भाव अगर जिस बच्चे के अंदर आ गए तो मुझे लगता है कि उस दिन वो राष्ट्र के निर्माण में भी योगदान देगा, और नशे रूपी इस आतंकी हथियार को, जिसको हम कह सकते हैं कि ये राक्षस के रूप में जो नशा आज घर घर जा रहा है, इसको भी हम रोक सकते हैं स्वयं को नशे से दूर रखकर। ये भाव की आपने बात करी, और इसी भाव को लेकर आपको बता दें कि साल 2022 में प्रदेश के युवा ऊर्जावान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक संकल्प लिया था ड्रग्स फ्री उत्तराखंड 2025 तक करने का। उस पर किस तरीके से कार्य हो रहा है, उत्तराखंड पुलिस किस तरह इस पर आगे बढ़ रही है, आइए देखते हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। उत्तराखंड, जहां हिमालय की दिव्यता, आध्यात्मिकता की गहराई और सांस्कृतिक परंपराओं की गरिमा आज भी जीवंत है। ये राज्य न केवल प्रकृति की गोद में बसा है, बल्कि युवाओं की ऊर्जा और नई पीढ़ी के सपनों से भी समृद्ध है। लेकिन जैसे जैसे देश और समाज तेजी से बदल रहे हैं, कुछ चुनौतियां ऐसी भी हैं जो हर राज्य, हर शहर और हर गांव में चिंता का विषय बन चुकी है। उनमें से एक है नशा और नशे की ओर बढ़ता आकर्षण। ये कोई एक राज्य या क्षेत्र की समस्या नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर फैलती सामाजिक चुनौती है, जिससे उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उत्तराखंड ने इस चुनौती को समय रहते पहचाना
और इससे निपटने के लिए एक दृढ़ संकल्प और ठोस कार्य योजना के साथ आगे बढ़ा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में नशा मुक्त देवभूमि अभियान की शुरुआत इसी सोच का परिणाम है कि हमारी धरती, हमारी युवा पीढ़ी और हमारा समाज स्वस्थ, जागरूक और नशा मुक्त हो। मुख्यमंत्री धामी ने ड्रग फ्री देवभूमि मिशन को केवल एक सरकारी योजना नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता का रूप देने की दिशा में कदम बढ़ाए। वर्ष 2024-25 में राज्य भर में 934 किलो से अधिक मादक पदार्थों को जब्त किया गया, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 6.23 करोड़ रुपए थी। 496 केस दर्ज हुए और 501 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही अवैध संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। उत्तराखंड पुलिस की ये मुहिम अब सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं रह गई है, बल्कि यह सामाजिक चेतना का आंदोलन बनती जा रही है। प्रदेश की हर सीमा चौकी, हर थाना और हर संवेदनशील क्षेत्र में लगातार निगरानी रखी जा रही है। विशेष टास्क फोर्स, साइबर टीम और नारकोटिक्स एक्सपर्ट्स की मदद से पुलिस ने न केवल नशे के तस्करों को धर दबोचा है, बल्कि मादक पदार्थों की आपूर्ति की पूरी चेन को तोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पुलिस विभाग स्कूलों और कॉलेजों में जाकर युवाओं से संवाद कर रहा है। नुक्कड़ नाटक, रैलियों और पोस्टर अभियानों के माध्यम से हर वर्ग तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि नशा नाश की जड़ है। गांव में प्रधानों और महिला समूहों को साथ लेकर नशा विरोधी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि कई मामलों में पुलिस ने नशे के आदी युवाओं का पुनर्वास भी सुनिश्चित किया है। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ पुलिस या सरकार की नहीं है। अगर हम सच में नशा मुक्त देवभूमि का सपना देख रहे हैं, तो हमें ये समझना होगा कि ये एक सामूहिक लड़ाई है। समाज को, परिवारों को, शिक्षकों को, धर्म गुरुओं को और सबसे बढ़कर युवाओं को इस लड़ाई का अगुवा बनना होगा। युवाओं को समझना होगा कि असली ताकत किसी नशे की लत में नहीं, बल्कि अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत में है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, नशा नहीं नव निर्माण चाहिए, नशा नहीं नव उत्तराखंड चाहिए। तो सर, आपने देखा जिस तरीके से हमारे युवा और जवान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भाव लिया कि नशा हमारे सोसाइटी को किस तरीके से प्रभावित कर रहा है, एक चुनौती की तरह उन्होंने लिया और 2022 में संकल्प ले लिया कि हमें ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बनाना है। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है और अब जो है लोग भी आगे आ रहे हैं कि हमें जो है नशा नहीं करना है, अपनी युवा पीढ़ी को यह संदेश देना है कि नशा नहीं करना है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से संलिप्तता की मैंने बात की थी आपसे पता कि ड्रग पेडलर जो है एक नए नए सोर्सेज ढूंढ रहे हैं, अब जो है उनकी निगाहें महिलाओं पर हैं, महिलाओं को खास जो है निशाना बना रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि महिलाओं पर आसानी से कोई शक भी नहीं करता। लेकिन ऐसे में पुलिस के समक्ष कितनी बड़ी चुनौती है? इसमें जो नशा तस्कर हैं, नशे के कारोबार में जो लिप्त अपराधी हैं, ये समय के साथ साथ नए नए तरीके ईजाद करते रहते हैं पुलिस से बचने के लिए। अब ये लेटेस्ट ट्रेंड्स ये आए हैं कि जैसे ये ट्रेनों का उपयोग करते हैं और दूसरा करियर के रूप में, कुरियर के रूप में महिलाओं को यूज़ करते हैं। और अभी देहरादून में ही 2 महिलाएं जो हैं वो हेरोइन के कमर्शियल क्वांटिटी के साथ उनको अरेस्ट किया गया था और ये लोग लेके आए थे और आगे ये फिर ये जो छोटे पैडलर्स हैं उनको दे देते हैं। और जो छोटे पैडलर्स होते हैं जनरली वो एडिक्ट होते हैं और वो अपनी डोज निकालने के लिए जो औरों को बेच के उससे उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो अपनी डोज भी उसी में से निकालते हैं। जैसा कि आपने बोला कि पहली डोज फ्री दे देते हैं और ये इतना एडिक्टिव है ये ओपियम सब्सटेंस जो है, खासकर स्मैक हेरोइन, कि कुछ समय 1-2 बार 3 बार लेने के बाद में इसके विड्रॉल सिम्टम इतने स्ट्रांग होते हैं कि उसको फिर इसकी इतनी ज़रूरत महसूस होती है कि वो अपराध करने से भी इसमें चूकते नहीं हैं और फिर वो औरों को बेचते हैं और उसी प्रॉफिट मार्जिन से अपना भी ये लोग लेते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। लेकिन जो इस प्रकार के उसमें इन्वॉल्व होते हैं उसकी मैक्सिमम लाइफ 4-5 ईयर्स होती है। बाद में फिर उसका क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्मफुल है शरीर के लिए और इसमें डॉक्टर एक्सपर्ट्स बेहतर बता पाएंगे, उनका जीवन काल बहुत ज़्यादा नहीं होता है। महिलाओं को इस्तेमाल कर रहे हैं, इनफैक्ट बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें जो इनका जो कार्टेल है बड़े व्यवस्थित ऑर्गेनाइज तरीके से जो एक सप्लाई चेन होती है, बैकवर्ड सप्लाई चेन होती है,
जो लाने वाले को ये नहीं पता होता कि पीछे उसने कहाँ से लिया है, जो बीच वाला होता है उसे ये नहीं पता होता कि उसे कहाँ से उठाना है। तो डेड ड्रॉप बॉक्स होते हैं, एक मैसेज आता है, लोकेशन आती है, उसका भी कोई आगे पता नहीं होता है, तो वहाँ से लेते हैं। तो इसमें बहुत पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन और काफ़ी हार्डवर्क चाहिए होता है इस पूरे कार्टेल को, किसी भी कार्टेल को बस्ट करने के लिए। तो इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। इसमें राज्य सरकार ने नए पद भी सृजित किए हैं एनटीएफ के लिए, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ी है और इसमें शासन प्रशासन का बहुत फोकस है इस वक्त। और हम लोग का यही प्रयास है कि हम इस 2025 में कम से कम इस पूरे जो ड्रग तस्करी से संबंधित जितने बड़े कार्टल्स उत्तराखंड से संबंधित हैं उनकी कमर कम से कम हम तोड़ दें कि वो संलिप्तता की हम बात कर रहे हैं, फार्मा इंडस्ट्री से भी जुड़े कुछ मामले सामने आए हैं। शेड्यूल एच ड्रग जो है उसका भी इस्तेमाल नशे के लिए किया जा रहा है, क्या चीज़ें हैं और कैसे ये बन रही हैं? देखिए, शेड्यूल एच ड्रग्स वो हैं, वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं जिनका कि डुअल यूज़ होता है, जिन ड्रग्स का एब्यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल ट्रामाडोल हो गया, जैसे ट्रामाडोल सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त। 95% मार्केट में सिंथेटिक ड्रग्स में ट्रामाडोल यूज़ हो रही है, ऐसे कोडीन सिरप है, ऐसे बहुत बड़ी लिस्ट है। इनको शेड्यूल एच में रखा गया है कि ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन या कंट्रोल्ड है। जैसे कि अगर किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इसको निर्माण करना है तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स ग्वालियर से उसकी अनुमति लेनी पड़ती है, ड्रग कंट्रोलर का कंट्रोल होता है। हमारे प्रदेश में 172 फार्मा यूनिट्स ऐसी हैं जो कि शेड्यूल एच ड्रग का निर्माण करती हैं और 44 यूनिट्स ऐसी हैं जो कि प्रिकर्सर केमिकल्स, जो कि प्योर सिंथेटिक ड्रग्स बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डुअल पर्पस केमिकल्स, उनका निर्माण करते हैं। तो इसमें हम फिज़िकली वेरीफाई करा रहे हैं, हर एक थाने से ड्रग इंस्पेक्टर्स के थ्रू इसमें सबको फिज़िकली वेरीफाई करा रहे हैं कि कहीं से पिल्फरेज ना हो रहा हो मार्केट में और ये ड्रग मार्केट में ना आ रही हो, स्टूडेंट्स तक ना पहुंच रही हो। तो इसका मतलब ये है कि युवाओं में इस ड्रग का चलन बढ़ रहा है और आसानी से उपलब्धता भी हो जा रही है। इसमें देखिए, अभी एक मुजफ्फरनगर में बहुत बड़ा सीजर हुआ है अभी 3 दिन पहले, जिसमें 4 लाख से ऊपर इलीगल ट्रामाडोल टैबलेट्स पकड़ी गई हैं। इसी प्रकार पिछले 8 माह में 7 फैक्ट्रीज जो हैं उत्तराखंड की, उन पे हमने कार्रवाई करी है, उनको सील करा गया है, बंद करा गया है, जो कि नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और इसमें एब्यूज़ हो रहा था। उसमें स्पूरियस मेडिसिन भी हैं और ये आर्टिफिशियल ड्रग्स भी हैं। तो इसमें लगातार कार्रवाई करने की ज़रूरत है। इसमें ड्रग डिपार्टमेंट, पुलिस और एनसीबी हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। जी, सब काम कर रहे हैं और समाज में जो समाज सेवक हैं वो भी अपने तरीके से जो इस पर कार्य कर रहे हैं। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री संकल्प लेते हैं ड्रग्स फ्री उत्तराखंड कहते हैं वो, ऐसे में आपको लगता है कि जब प्रदेश का मुखिया ये बात कह रहा है तो एक जन चेतना जो है जागती है और लोग भी सामने आते हैं? निश्चित रूप से जब आपका प्रदेश का मुखिया या देश का मुखिया, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी हो या हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हो, उनको कहीं ना कहीं एक पीड़ा है कि हमारा जो आने वाला यूथ है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, उसकी दिशा और दशा क्या होने जा रही है। और निश्चित रूप से पूरे विश्व में हम सब जानते हैं कि भारत युवाओं का देश है। हमारी अधिकतर जो एज ग्रुप है वो 35 साल से नीचे की है और यही एक हमारी ताकत है पूरे विश्व के लिए। अगर ये युवाओं की ताकत एक सकारात्मक दिशा में जाती है तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन अगर यही युवा शक्ति ड्रग्स जैसे आतंक के हथियार की ओर जाती है तो मुझे लगता है कि ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भी होगा। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी का भी दृढ़ संकल्प है कि पूरे भारतवर्ष को नशा मुक्त बनाया जाए और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी एक संकल्प है कि हम किस तरह से अपनी युवा पीढ़ी को बचाएं, किस तरह से शासन प्रशासन के साथ आम जन सहभागिता हो, जिसमें चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग सेंटर हो, चाहे हमारे कॉलेजेज हो, चाहे इवन माता पिता, क्योंकि माँ बाप का भी एक बहुत बड़ा रोल है आज की इस दुनिया में। जब हम कमाने के लिए, बच्चों की मोटी मोटी फीस देने के लिए, जहाँ माँ भी काम कर रही है, पिताजी भी काम कर रहे हैं, डबल ड्यूटी कर रहे हैं, बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो वहाँ पर मुझे लगता है कि माँ बाप को ज़रूर इस बात का ध्यान देना चाहिए कि बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े, एक साधारण इंटर कॉलेज में जैसे हम लोग पढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, हम अपने बच्चों से मिल रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं, उनके मन की बातें जान पा रहे हैं नहीं जान पा रहे हैं। कई बार माँ बापों की अपेक्षाएं बच्चों से बहुत होती है। बच्चा 95% लेके आ रहा है, उसमें हमें लगता है कि नहीं, बच्चे ने कुछ नहीं किया, जबकि खुद अगर पिताजी की परसेंटेज देखें तो 50% भी नहीं होगी। तो कई बार ये जो परसेंटेज है, ये कई बार की जो अपेक्षाएं बच्चों से होती है कि वो नेट निकालेगा, नेट एग्ज़ाम निकालेगा, वो IIT निकालेगा, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा डिप्रेशन का शिकार बच्चा यहाँ से भी होता है।
तो मुझे लगता है हमको अपने बच्चों के साथ एज ए पेरेंट्स उनको जानना चाहिए कि हमारा बच्चा किस क्षेत्र में अच्छा कर सकता है, क्योंकि माँ बाप से बड़ा गुरु कोई नहीं है। दूसरी ओर एक संस्थान की एक नैतिक कर्तव्य होता है, वो फीस 10,000 ले रहा है या 10 लाख या 1,000 ले रहा है, चाहे वो 100 रुपये फीस मंथली क्यों ना लेता हो, उसका एक नैतिक कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति राष्ट्र के लिए काम कर रहा है, चाहे वो टीचर हो, चाहे अध्यापक हो, चाहे वो फौजी हो, चाहे वो पुलिस वाला हो। वो किसी न किसी रूप से अगर ये सोचे कि नहीं, मेरा ये समय अगर मैं बच्चों को दे रहा हूँ तो मेरा ये समय राष्ट्र के निर्माण की तरह काम कर रहा है, तो उस समय 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कॉलेज के। हम कम से कम अपने कॉलेज को, हम अपने स्कूल को व्यसन मुक्त रखें, हम अपने एरिया को व्यसन मुक्त रखें, हम एक इंटरनल टीम बनाएं, हम एनसीसी के वॉलंटियर, एनएसएस के वॉलंटियर के माध्यम से अपनी एक एंटी ड्रग कमेटी बनाएं कॉलेज के अंदर। और बहुत सारे, ऐसा नहीं कि समाज पूरा खराब है, समाज के अंदर हमारी युवा पीढ़ी जो टीनेजर है, जिनको जेन जी ग्रुप कहते हैं, उसमें दोनों टाइप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे बहुत अच्छे हैं, तभी तो आईएएस भी निकल रहे हैं, पीसीएस भी निकल रहे हैं, समाज सेवी भी निकल रहे हैं, लीडर भी निकल रहे हैं। लेकिन जो एवरेज बच्चा है, या जो बहुत जिसके ऊपर माँ बाप का एक प्रेशर है, एक दोस्तों का पीयर प्रेशर है, कहीं ना कहीं समाज का प्रेशर है, वो बच्चा जब अपने रास्ते से भटक जाता है तो उस समय उस बच्चे को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्कूल, कोचिंग, माँ बाप, समाज के अंदर सब आते हैं, सरकार से लेकर सत्ता तक। वो हर व्यक्ति समाज का है जो इस देश में रह रहा है, उसका एक इनिशिएट होना चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन इनिशिएट ले रहा है, तो हमें लगता है कि कंधे से कंधा मिलाकर केवल सोशल मीडिया में या टीवी चैनलों में डिबेट के माध्यम से न कह के अंतरात्मा से अगर मैं एक परिवार को बचा लूँ, अगर मैं अपने परिवार को बचा लूँ, अगर मैं किसी कॉलेज में जाके 1,000 बच्चों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ और मैंने 10 बच्चों के हृदय को परिवर्तन करने का काम किया कि नहीं, ये बहुत बड़ा अभिशाप है, हमें इससे बचना चाहिए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, हम कहते हैं कि हम रोकथाम पे ध्यान दें। तो मुझे लगता है कि ये जो पैडलर हैं, इनको जब लगेगा कि यार यहाँ डिमांड ही नहीं है, इस प्रदेश में डिमांड नहीं है, तो दूसरे प्रदेश में जाएंगे, और जब दूसरे प्रदेश में भी अवेयरनेस होगी तो वो धीरे धीरे बाहर की ओर जाएंगे। तो हम अपने भारत को, हमारी युवा पीढ़ी को नशा मुक्त बना सकते हैं, और देवभूमि उत्तराखंड भी इसी प्रकार से नशा मुक्त होगी। जी नवनीत जी, जिस तरीके से ललित जी ने बताया, आपसे जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, पीर प्रेशर, एक आसान शिकार नशा तस्कर जो गिरोह है, एक छात्र को देखते हैं कि हाँ, इसको आसानी से शिकार बनाया जा सकता है, आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें ऑलरेडी एक स्टडी है जिसमें कि ये है कि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो पीयर प्रेशर में कर रहे हैं और देखा देखी में कर रहे हैं, और ऐसा कुछ माहौल बन गया कैंपसेस में कि जो इनका इस्तेमाल नहीं करता है वो दकियानूसी विचारधारा का है या वो बैकवर्ड मेंटालिटी का है। तो पीयर प्रेशर में ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बात ठीक है आपकी। इसमें देखिए, एक श्वेता मासीवाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में माननीय उच्च न्यायालय का एक निर्णय भी है, और उसमें उनके द्वारा एक डायरेक्शन दिया गया था कि हर एक कॉलेज में एक एंटी ड्रग क्लब, एंटी ड्रग कमेटी बनेगी, जिसमें कि कॉलेज की फैकल्टी, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स वो होंगे। और इसको अभी लेटली सारे कॉलेजेस से बात भी करी गई है, इसको इन्फोर्स करा रहे हैं कि इनके एंटी ड्रग कमेटीज़ को एक्टिवेट किया जाए। और जैसे कि ललित जी ने बताया कि इसमें अवेयरनेस को एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली जैसे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का रोल है सप्लाई चेन को तोड़ना, जो मेरी ड्यूटी है, लेकिन डिमांड फ्रंट पे रिडक्शन लाना, इसमें समाज कल्याण विभाग हो गया, अवेयरनेस हो गई, कॉलेज प्रशासन हो गया, अभिभावक हो गए, और एनजीओज़ जो इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और पेरेंट्स जैसे मैंने बोला, इन सब की एक होलिस्टिक जिम्मेदारी है कि डिमांड के फ्रंट पे कमी लाना, तभी इसमें हम जीत हासिल कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हम शहरों की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर कॉलेजेस शहरों में हैं, लेकिन हम जब सीमांत क्षेत्रों की बात करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं, वहाँ के युवाओं की बात करते हैं, वहाँ के परिवारों की बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि शहरों की बजाय ग्रामीण क्षेत्रों में अभी जो है लोग जो है नशे से दूर हैं, वहाँ पर जो है नशा तस्करों की जो नज़रों से अभी ये क्षेत्र दूर हैं, या वहाँ भी जो है नशे की जो है लत बढ़ती जा रही? देखिए, अगर शहरी क्षेत्रों से कंपैरिजन करेंगे ग्रामीण क्षेत्रों का, तो ये बात ठीक है कि इस प्रकार का जो एडिक्शन और ये प्रभाव है शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका प्रभाव पीछे बढ़ा है, जैसा ललित जी ने बताया, पिछले 1 दशक में बढ़ा है इसका।
और इसमें ये है कि जैसे अगस्त मुनी में अभी LSD की रिकवरी हुई है, तो निश्चित रूप से बढ़ा है, लेकिन शहरी क्षेत्र ज़्यादा अफेक्टेड है। जी, और जिस तरीके से आप लगातार कैंपेन चलाते हैं, उत्तराखंड पुलिस लगातार जो है शिक्षण संस्थानों में जाती है, कैंपेन चलाए जाते हैं और जगह जगह जाकर यही कहा जाता है कि नशे की लत से दूर रहें। आपसे कहना चाहेंगे नवनीत जी कि आप जो है अपने माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं, उन परिवारों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि वो जो है नशे से दूर रहें और एक संकल्प लें ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का? मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एक तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक नेशनल हेल्पलाइन है 1933, ये टोल फ्री नंबर है, इसको NCB मानस पोर्टल में मॉनिटर किया जाता है। तो कभी भी किसी के पास कोई सूचना आती है तो एनोनिमिटी रहती है उसकी, तो इसमें 1933 पे 1933 पे ज़रूर इसको शेयर करें। वो सूचना हमारे पास आती है और संबंधित जनपदों को, NCB को और जो ANTF है इसमें कार्रवाई करती है, इसमें हमें सफलता मिल सकती है। दूसरा, ये पूरी कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है। इससे अभिभावक हो गए, कॉलेज प्रशासन हो गए और इसके साथ में जो PG हॉस्टल्स वगैरह हैं उनके जो संचालक वो हो गए। इसके अलावा लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं इनकी जिम्मेदारी है। तो हम लोग संकल्प लें, अगर मिलकर हम इसमें काम करेंगे और इसमें बिना किसी उदारता के इसमें काम करना होगा, तब हम इस फ्रंट पे विजय हासिल कर पाएंगे। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे नवनीत जी आपका। ललित जी, आपसे जानना चाहेंगे एज अ शिक्षाविद, एज अ समाज सेवी, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं के लिए कि एक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड का जो आपने सपना देखा है वो कैसे पूरा हो सके? निश्चित रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी देवभूमि उत्तराखंड के सभी युवा साथियों से, अभी तो पूरे देश के युवाओं से अपील करता हूं कि ये समय बहुत ही संवेदनशीलता वाला समय है, क्योंकि अगर हमारा आज नहीं बचा तो हमारा कल कभी नहीं बचेगा। अगर आज हमारी आने वाली पीढ़ी नहीं बचेगी तो आने वाली सदियां, आने वाला समय हमको माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा देश, हमारा समाज विकसित राष्ट्र बनने की ओर जा रहा है, उस समय हमारे युवाओं को बचाना इस राष्ट्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो मैं युवाओं से भी, उनके पेरेंट्स से भी, शिक्षण संस्थानों से भी, हायर एजुकेशन, चाहे वो उच्च शिक्षा हो, चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे वो प्रोफेशनल कॉलेज हो, चाहे वो एक छोटा सा स्कूल क्यों ना हो, हर व्यक्ति समाज का इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी अहम भूमिका तभी निभा सकता है जब वो हमारी आने वाली पीढ़ी को नशे से दूर रखेगा। और हर बच्चा, हर युवा ये संकल्प ले ले कि हम अगर देश के लिए, अगर हम आर्मी का सम्मान करते हैं, अगर हम अपनी फौज का सम्मान करते हैं, अगर हम अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, अगर हम कहते हैं कि माता भूमि एवं पृथ्व्या जैसे भावों को रखते हैं कि धरती माँ हमारी माँ है, तो हमको संकल्प लेना पड़ेगा कि हम अपने को तो व्यसन मुक्त रखेंगे ही, हम अपने आसपास के ऐसे अगर कोई युवा साथी इस दलदल में जा रहे हैं तो उनको भी रोकेंगे, ताकि उन बच्चों का मेडिकल, फिजिकल, उनका उठना बैठना चलना, उनका शरीर हमेशा सकारात्मक दिशा में बढ़े और कम से कम अपने माँ बाप की दीर्घायु के लिए, अपने परिवार के लिए हम स्वयं को व्यसन मुक्त रख के इस समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए, इस देवभूमि उत्तराखंड को व्यसन मुक्त बनाने के लिए अपना योगदान दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे नवनीत जी आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, ललित जी आपका इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। तो साप्ताहिक संवाद के इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। DD न्यूज़ उत्तराखंड के साथ आप जुड़े रहें। अभी के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।